एंड वेलकम टू डग आउट डिस्कशन। मैं हूं आपका होस्ट दीप्तायन और मेरे साथ आज दो नए गेस्ट्स हैं। सुमित सर जो क्रिकेटर है और उनके साथ है रौनक जो वो भी क्रिकेट खेलते हैं। वेलकम जेंटलमैन। सुमित सर कैसे हो आप? Yeah, hi. First of all, thank you for giving me this opportunity, and I'm very much थैंक यू fine. सो मच सर। Uh, as a cricketer, India is doing well, so I'm too much fine. Yeah. ठीक है। और रौनक क्या हाल चाल? सब बढ़िया. Not very excited for tomorrow's game, but yeah, I'm definitely looking forward to the semi-finals as we have never beaten New Zealand in the semi-finals. So yeah, अब की बार इंडिया. एक्साइटेड क्यों नहीं हो यार? इंडिया का मैच है, मैं तो छोटे कुछ भी टीमों के अगेंस्ट होगा मैं तो एक्साइटेड हमेशा। इंडिया के मैच के पहले अब हमेशा मुझे इनमें इंडिया इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स का क्या वो रिजल्ट आना है वो तो हम सबको पता ही है. तो it's a not very intense game and not यार it doesn't hold that much importance right now in the yeah from a confidence booster perspective. It is going to hold a lot of value, and I also think कि बहुत सारे हमारे की प्लेयर्स कल कल रेस भी ले सकते हैं क्योंकि राहुल द्रविड़ ने वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहा कि दे हैड अ 6 day रिफ्रेशमेंट पीरियड and they are not looking forward to resting any of their key players and getting everyone gelled up before the semi-finals. तो मेरे को लगता है कल भी सारे ही प्लेयर्स हमारे खेलेंगे, कोई रेस्ट नहीं करेगा, तो we can have a good if India bats first we are going to have a great batting show. और बॉलिंग में तो हमारी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा कर ही रही है, तो कल भी हम सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल। सुमित सर, जैसे रौनक ने बोला कि नेदरलैंड्स के अगेंस्ट तो क्या ही है, हम लोग जीत जाएंगे। बट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को शॉक किया है। शॉक मैं नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट खेला है। और नेदरलैंड्स दो मैचेस बांग्लादेश को भी हराया है और साउथ अफ्रीका को भी हराया है। दोनों टेस्ट प्लेइंग नेशन है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कोई उससे वैसे कोई टक्कर नहीं मिलेगा या फिर जो होगा मतलब उतना फाइट नहीं होगा या फिर फाइट होने वाला है? क्या लगता है आपको? नहीं, देखो, एज ए क्रिकेट फैन, एज ए इंडियन क्रिकेट फैन, कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि एक तरफा, क्योंकि हम लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं क्रिकेट पे, इतना हमारा फैन फॉलोइंग है। मैं कहता हूँ कि एक तरफा करके सभी को हराना है, जैसा चल रहा है ना, ये तो मेरा ड्रीम है। ठीक है, क्रिकेट ऐसे खेलना मेरा ड्रीम है। बट हाँ, जो आपने अभी मेरे को एक डेटा दिया कि नीदरलैंड को इतनी वीक टीम नहीं है, वो क्वालिफाइंग खेल के आई है, उसने क्वालिफाइंग में बाहर किया है वेस्ट इंडीज जैसी टीम को। और नीदरलैंड ने अभी इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को हराया, और हम भूले ना, अभी बांग्लादेश में जब इंडिया खेलने गई थी तो बहुत लेजी पने से इंडिया ने उस मैच को लिया था और इंडिया हार गई थी। जो मैच हमें हम्म। लग रहा था कि बहुत आसानी से हम लोग जीत जाएंगे। तो ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है कि छोटी टीम होती है, बट हमें उनके ऐसे लूज नहीं लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से नए खिलाड़ियों को ज्यादा ना ट्राई करके एक आधा खिलाड़ी की ठीक है, बुमराह है, बुमराह को आराम दे दो, प्रसिद्ध कृष्णा को खिला दो, बट ज्यादा को आराम नहीं देना है। टाइट है। मेरा तो सीधा एक रहता है कि 400 500 इनको मार दो, डरा दो, जो सेमीफाइनल में आए ना उसको डरा दो, 400 500 मार के नीदरलैंड को इतना अच्छे से बस करो कि आगे कोई कंपटीशन ही ना हो, डर के आए कोई सेमीफाइनल में आए तो, और स्पेशली न्यूजीलैंड। तो रौनक क्या लगता है, मतलब कौन की परफॉर्मेंस हो सकते हैं कल के मैच में? इंडिया इंडिया के तरफ से कल मुझे लग रहा है जैसे रोहित शर्मा का एक प्लान इस बार सेट है कि वो अपने पर्सनल माइलस्टोन पे नहीं जा रहे हैं. उन्होंने अपने लिए गोल सेट करा हुआ है कि फर्स्ट 10 ओवर्स में मुझे एक बड़ा सा टोटल खड़ा करके जाना है, और मेरा जो 30-40 रन का जो एक कैमियो रहता है वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए. एक ऐसा प्लेटफॉर्म एक बनना चाहिए कि जिसपे हम एक बड़ा स्कोर के लिए जा सकते हैं. तो कल भी रोहित शर्मा का रोल वही रहेगा. कल मुझे लगता है कि पिच जैसा भी हो, कोहली थोड़ा और ओपन होके खेलेंगे, थोड़ा थोड़ा ज्यादा अटैकिंग खेलने को देखेंगे. हम कुछ बैटिंग ऑर्डर में भी चेंजेस देख सकते हैं कल, क्या पता 1 डाउन या 2 डाउन में शायद सूर्य कुमार यादव आ जाए, क्योंकि उनको इतना गेम टाइम नहीं मिला है. तो हो सकता है कि कल उन बैटिंग लाइनअप में थोड़े चेंजेस मिले, जो नीचे के लोग हैं वो थोड़े ऊपर आए, उनको और थोड़ा बॉल्स खेलने को मिले. तो ये हम देख सकते हैं. और मैं भी इस चीज से एग्री करता हूँ कि हमारा जो पेस का है उनमें से कोई एक ही प्लेयर शायद रिस्क कर जाए और किसी किसी और को, शायद प्रसिद्ध कृष्णा को एक गेम मिल जाए, क्या पता, हो भी सकता है. डिपेंड्स ऑन द पिच, टोटली डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस.
और अगर नीदरलैंड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो वन प्लेयर विच हैज हु हैज कॉट माय आई इन दिस टूर्नामेंट इज आई वुड से आर्यन दत्त. He has been a great performer, and alongside Scott Edwards, he is a brilliant captain, a brilliant team man, and apart from that, Aryan Dutt is the player to look for. I will be definitely looking forward to his performance against India. He is a very good spinner. He and most importantly he bowls in the power play. वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं. उन पे ये भरोसा किया गया है कि वो पावर प्ले में आके और वो कंसिस्टेंटली विकेट लेते रहे. अगर आप नीदरलैंड्स के मैचेस फॉलो किए हो पहले तो आपने देखा होगा कि वो पावर प्ले में ज्यादातर एक एक विकेट कम से कम लेके जाते हैं और नीचे से आके वो पिंच हिटिंग भी करते हैं. कुछ बहुत अच्छे कैमियोज उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेले हैं. तो कल भी हम शायद वो चीज एक्सपेक्ट करें. वैसे भी नीदरलैंड्स के लिए खोने को कुछ है नहीं और पाने को भी कुछ है नहीं. तो वो अपना बेस्ट ही देंगे. वो अपना बिल्कुल खुल के खेलेंगे. वो डर के नहीं खेलेंगे कि हम हार जाए तो हमारा शायद टूर्नामेंट के लिए वो एक पर्सपेक्टिव से हमारा लॉस हो जाएगा. ऐसा कुछ है नहीं. तो वो अपना ए गेम वो भी देने वाले हैं. लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. नेदरलैंड्स वर्ल्ड कप शुरू होने से बहुत पहले आके अपना कैंप चालू कर दिया था, और इस बार वर्ल्ड कप काफी अनसर्टेनिटीज भी हुआ है. मैं काफी बहुत सारे अपसेट्स अपसेट्स नहीं बोलेंगे, सब हार्डवर्क करके ही मैचेस जीता है. हाँ, लेकिन बहुत अपसेट्स सारे मत छोटे बोलिए। टीमों ने, एग्जैक्टली, तो बहुत सारे छोटे टीमों ने इस बार मतलब बड़े टीमों को हराया है. जैसे अफगानिस्तान ने इस बार क्या परफॉर्मेंस किया है. तो अभी हम लोग बोल नहीं सकते कि कल नेदरलैंड्स अपसेट कर भी सकती है. अपसेट वाला वर्ड मैं नहीं यूज करूंगा. अपने हार्ड वर्क के अपने दम पे हरा सकती है, और इंडिया रेस्ट भी दे सकती है अपने मेन की प्लेयर्स को. तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर इंडिया हार भी जाती है, मैं नहीं बोलूंगा. लेकिन अगर कुछ मतलब अलग कुछ हो भी जाता है तो इससे कुछ बुरा नहीं होने वाला है, मुझे जो लगता है. सुमित नहीं सर, देखो, क्या लगता है? हाँ हाँ सर, बोलिए. अफगानिस्तान का मैं जो एड ऑन करना चाहूंगा, जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। अफगानिस्तान टीम ने जितना क्रिकेट खेला है ना, वो सभी इंडिया में खेला है। वो लोग नोएडा में प्रैक्टिस करते थे, नोएडा में उनका ग्राउंड है, उनका होम ग्राउंड इज इन नोएडा। देहरादून, ठीक है। देहरादून में भी वो हाँ, लोग प्रैक्टिस करते थे. हाँ, होम देहरादून होम में। सो होम सो दे आर वेरी मच फेमिलियर विद द इंडियन पिचेस। इंडियन कंडीशंस. लाल कलर की पिच है, या फिर उनकी बहुत महीन जो पत्थर वाली पिच होती है ना, जो बहुत महीन सा पत्थर होता है, तो बहुत फेमिलियर है उन पिचेस से। तो और स्पिन उनका, नो डाउट स्पिन उनका बहुत अच्छा है। तो अपसेट नहीं बोलेंगे अफगानिस्तान का बिल्कुल भी। अफगानिस्तान ने जो वो प्रैक्टिस की है, जैसे हम होता है ना कि साल भर जो पढ़ते हैं वही क्वेश्चन अगर हमारे फाइनल पेपर में आ जाए तो क्यों ना हम उसको करें। तो वही हुआ है। अफगानिस्तान ने पूरे लाइफ में जो क्रिकेट खेला है, पूरी लाइफ में जो उन्होंने सीखा है, उन्होंने वो परफॉर्म किया और रिजल्ट आए। और बहुत बुरा लगा जिस दिन वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत पाए। बिल्कुल बिल्कुल. और सर, क्या लग रहा है बेंगलोर में विराट कोहली, मतलब उनका घर जैसा ही रिश्ता है, क्या लग रहा है? और एक शतक आने वाला है, 50वां. हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली जिस फॉर्म में वो है। और मुझे नहीं लगता कल 3 से नीचे बैटिंग आएगी, नहीं। स्काई परफॉर्मर कल, मैं कह रहा हूँ, कल हो सकता है कि अगर एक आधा विकेट गिरी, स्काई आएगा। 2 विकेट तो गिरेंगे, इतना तो कोई इतने वो नहीं है। और कल स्काई मेरा स्टार परफॉर्मर है मेरी तरफ से। बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है. और अभी थोड़ा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे, क्योंकि विराट कोहली ने जो इनिंग्स खेला है 121 गेंदों में 101 का, वो बहुत लोगों को बहुत मतलब, मैं रौनक से मेरा ये मतलब शो के पहले थोड़ा बात भी हो रहा था. तो आपको क्या लगता है कि उस विकेट में, उस पिच में, क्या 121 बॉल में 101 रन ठीक था? क्योंकि बाद मतलब जो हम लोगों ने इनिंग्स देखा, रोहित शर्मा का जो इनिंग्स देखा, काफी तूफानी इनिंग्स था. श्रेयस अय्यर का भी बाद में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन उन्होंने बाद में कैचअप कर लिया था. तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा विराट कोहली का जो इनिंग्स था 121 गेंदों में 101, बहुत ही टफ विकेट था, मुझे भी लगता है बहुत टफ विकेट था. लेकिन कहीं पे क्या लगता है कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ किंग कोहली, क्या लग रहा है? हाँ नहीं या देखो, फिर ऐसा है कि बॉल्स, या फिर तेज खेल सकते थे? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं ऐसा मानता हूँ, पर्सनल मेरा मानना ऐसा है कि विराट कोहली जस्ट अभी अभी वो बहुत ज्यादा डाउन में हो गए थे कि कोई रन नहीं हो रहे, रन नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो खिलाड़ी जस्ट एकदम से आया है और वो बैक होके 2.0 विराट कोहली है। ठीक है, अभी उसके हम्म. लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है कि उसका इस टाइम पे रिदम बना रहे, उसका कॉन्फिडेंस बना रहे। और उसके लिए अगर वो थोड़ी बॉलिंग खेलता है, जैसे कि उसने सीधा बोला कि मुझे मैसेज आया था कि आपको लास्ट तक लेके जाना है। अगर हम साइकिल के बीच में से अगर हम अपनी वो हटा देंगे जो हमारा एक्सेस होता है, तो फिर तो तिल्लियां तो नहीं जुड़ेंगे ना। तो वो उस तरह से उसको मैसेज आया और वो खड़ा रहा।
और उसके लिए सेंचुरी बनना फिर से वो डिमोरलाइज हो जाता, क्योंकि आप खुद देखो ना, वो 2 और 3 टाइम्स वो 100 के बहुत नजदीक आया, 2 टाइम्स वो 100 के नजदीक आया, आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर वो इस तीसरी बार भी आउट हो जाता, डेफिनेटली उसको फिर कहने लगते कि नर्वस 90 का शिकार हो रहा है। सचिन तेंदुलकर के साथ में बहुत हुआ है। तो आप समझ रहे हैं ना, अगर वो इस बार भी आउट होता, वो थोड़ा फास्ट खेलता, क्योंकि उसके जो पिछले 2 बार आउट होने के तरीके हैं वो बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि वो आउट हुआ है, वो अनफॉर्चुनेटली वो आउट हुआ है। तो अगर वो इस बार भी हो जाता तो डेफिनेटली उसको नर्वस 19 का शिकार बोल के और फिर वो उसी कैटेगरी में आ जाता, और शायद वो 49 करने में 10 मैच और लगा देता। तो एक बिल्कुल। अचीवमेंट था, क्रॉस किया, अब वो बिंदास खेलेगा। अभी आप देखना कल उसका। अभी अभी शायद आपका और रौनक का बहस हो सकता है इधर, ठीक है, थोड़ा सा बहस हो सकता है। रौनक मेरे को कुछ बोल रहा था इस शो के पहले। रौनक, ओवर टू यू बडी। हम्म। मैं थोड़ा उस दिन विराट कोहली के इनिंग्स को थोड़ा सा मैं ब्रेक करना चाहूंगा, थोड़े मतलब सेक्शंस में मैं ब्रेक करना चाहूंगा। मैं था ग्राउंड पे उस दिन, मैं देख रहा था, मैंने तो पूरा बॉल बाय बॉल पूरा इनिंग्स देखा है। जैसे जैसे वो अंदर आए, हमारा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से सेट था। कुछ 5 ओवर में हमारे 60 बन चुके थे और पूरा T20 मोड में चल रहा था। जैसे ही हमारा पहला पहला विकेट गिरा, कोहली आए अंदर। कोहली बिल्कुल अपने हिसाब से, जैसे वो शुरू में स्ट्रोक मेकिंग करते हैं, वो स्ट्रोक मेकिंग कर रहे थे। वो फिफ्थ बॉल स्टंप्स के बॉल को भी वो छीन रहे थे। पहले तो बहुत लोग पहले पीछे से आगे से बोल रहे थे कि ये देखो, ये वापस से फिफ्थ स्टंप की बॉल को खेलने जा रहा है, अभी ये आउट होने वाला है। तो वो चल रहा था गेम बहुत अच्छे से। और उस वक्त गिल अग्रेसर होके खेल रहे थे, वो शॉट मेकिंग कर रहे थे, वो हिटिंग कर रहे थे। पर जैसे ही वो आउट हो गए, कोहली को उस वक्त शायद अंदर से ड्रेसिंग रूम से मैसेज आया हो कि उनको, मेरे को नहीं लगता किसी ने उनको बताया होगा, वो बहुत बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं और उनको पता है कि किस किस स्टेज पे उनको क्या रोल प्ले करना है। तो मुझे लगा वो उन्होंने समझ लिया कि अब मुझे इस इनिंग्स को थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है कि एक स्टेबल हम 25 to 30 ओवर्स तक और कोई विकेट ना दे। तो उन्होंने एंकरिंग रोल प्ले करना शुरू कर दिया जब श्रेयस अय्यर आए। पिच पिच था बहुत क्रिकी पिच। केशव महाराज उस दिन बॉलिंग में बहुत अर्ली आए। उनका उनका जनरली हमने स्पेल अगर वाज साउथ ऑसम, अफ्रीका स्पेल के, वाज ऑसम। yeah, spell was awesome and the pitch was tricky too. And assessing the situations, उन्होंने केशव महाराज को बहुत अर्ली लगा दिया था। केशव महाराज को जैसे ही श्रेयस अय्यर अंदर आए, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। दोनों में से एकदम से हमारा टेस्ट मोड में चला गया था। बहुत रन रेट 2.5-3 पे आ गया था हमारा। श्रेयस अय्यर कुछ 40 बॉल्स में 11 पे थे। मैं स्कोर बोर्ड सही से नहीं देख पा रहा था, मैं थोड़ा गूगल पे वो स्कोर देख रहा था, तो मैंने एक बार खोल के देखा, 41 बॉल्स पे कुछ 11 या 12 पे श्रेयस अय्यर बैठा हुआ था। कोहली कोहली एंकर करे जा रहे थे, पर वो प्रेशर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि श्रेयस अय्यर के दिमाग में वो आया कि मैं बहुत ज्यादा बॉलें खा चुका हूं, अब मुझे थोड़ा रन करने की जरूरत है। तो वो मारने को गए, उन्होंने बहुत हिटिंग करी, उन्होंने रन्स निकाले। केशव महाराज को भी वो पहले केशव महाराज को प्ले ऑफ करने का देख रहे थे, पर उन्होंने बाद में केशव महाराज को भी अटैक किया। उन्होंने उनको जैसे मौका मिला उन्होंने अटैक किया और उन्होंने उसके लिए कॉम्पेंसेट कर लिया। तो एक हमारा बहुत अच्छा पोजीशन बन गया था। श्रेयस अय्यर वैसे ही हर बॉल पे, वो 35th ओवर के बाद हर बॉल पे मारने को देख रहे थे। 30 to 40 के बीच में वो जितने जितना उन्होंने खेला, वो हर बॉल अटैक करने को ही देख रहे थे। और वो उन्होंने उसी दौरान अपने ज्यादातर रन बनाए, जहां पे उन्होंने वो बॉल टू रन रेशियो को उन्होंने कॉम्पेंसेट करा और वो रन बॉल पे आउट हो गए बाद में 87 पे, आई थिंक, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर। उसके बाद जैसे ही फिर केएल राहुल अंदर आए, उस वक्त मुझे लगा कि जैसे ही श्रेयस अय्यर गए, मुझे पर्सनली फील हुआ कि उस वक्त कोहली को अग्रेसर होना चाहिए था। उनको थोड़ा सा और थोड़ा सा अपने उनको केएल राहुल को जाके बोलना चाहिए था कि तू थोड़ा सेट हो ले। मैं थोड़ा सा अपना गेम पे अग्रेसिव मोड पे लेके जा रहा हूँ, मैं थोड़ा हिटिंग कर रहा हूँ, तू सेट हो ले। अगर आपने बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा, जैसे ही श्रेयस अय्यर गए, केएल राहुल आए। केएल राहुल क्रॉस बैटेड खेलने की देख रहा था बहुत ज्यादा, और ये पिच इतना ट्रिकी था, ये क्रॉस बैटेड पिच नहीं था, और इस पे पूरा स्ट्रेट बैट खेलना था। केएल राहुल कैसे आउट हुआ, वो फ्लिक करने गया डीप स्क्वायर लेग पे, वो वहां पे कैच हो गया। तो उस पे वो आया था, वो भी थोड़े बॉले खा चुका था, और उस पे भी वो प्रेशर आ गया कि अब मुझे रन बनाना है। तो हो ये रहा था कि केएल राहुल, सॉरी,
विराट कोहली के ऑपोजिट में जो भी बैटर आ रहा था वो प्रेशर फेस कर रहा था, क्योंकि वो विराट कोहली अपने एंकर रोल में बैठे हुए थे और जो भी उनके बाद आ रहा था वो सारे हिटिंग करने को देख रहे थे। जैसे स्काई भी हिटिंग करने को ही देख रहा था, वो स्वीप मारते हुए उसके ग्लव पे लग के वो कैच हो गया। तो उसको उन सबको लग रहा था कि अभी मेरे को हिटिंग करनी करनी है, नहीं तो हम वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज साउथ अफ्रीका इज सच एन ओपोनेंट दैट even if you score 300 plus, you are no way secure and you can no way guarantee that you are going to win the match. They can take the match away from you at any point. Although South Africa का चेजिंग में बिल्कुल मतलब उनका वो है कि वो चेज अच्छा नहीं कर पाते, चेजिंग में वो लोग फंसते हैं, बट यू कैन नेवर डिस्काउंट ऑन देयर एबिलिटीज। दे हैव प्योर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स एंड दे कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम यू एट एनी पॉइंट। तो वो उनके दिमाग में शायद कहीं ना कहीं मेरे को पहले लगा था कि ये 270-80 पे जा रहा है। फिर जो श्रेयस अय्यर ने हिटिंग करी तब लगा था शायद अगर दोनों तरफ से एंड में डेथ ओवर्स में हिटिंग हुई तो 330-40 तक ये जा भी सकता है। तो मुझे वहां पे लगा कि जैसे ही केएल राहुल आउट हो गए, जैसे अब अभी मैं सूर्य कुमार यादव पे आता हूँ। सूर्य कुमार यादव इज अ बैट्समैन हु इज अ फ्री फ्लोइंग बैट्समैन। उसको उसको चाहिए कि उसके दिमाग में कोई प्रेशर ना हो, उसको चाहिए कि मैं आऊं और बस हिटिंग करूं, मेरे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा सिचुएशन है, ये मेरे को गेम पकड़ना है। तो उसके लिए उसको चाहिए था एक फ्री माइंड। उस वक्त अगर विराट कोहली थोड़ा सा अग्रेशन दिखाते, वो थोड़ा एक आधा, उन्होंने 101 रन की इनिंग्स खेली। आई डोंट थिंक ही इज नॉट एट दैट लेवल कि वो इतना पूरा 50 ओवर्स तक खेल के वो एक सिक्स ना मार पाए। सो दैट इज समथिंग आई थॉट कि 40 ओवर के बाद वो थोड़ा हिटिंग कर सकते थे। ही इज अ प्लेयर ऑफ दैट कैलिबर की क्रिकेट पिचेस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके जैसा एक प्लेयर एंड में जाके थोड़ा हिटिंग कर पाए। एंड वी कैन हैव दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ प्लेयर ऑफ दैट लेवल लाइक विराट कोहली। तो इससे हमको फायदा ये मिलता कि स्काई पे थोड़ा सा इजी हो जाता, वो थोड़ा और थोड़ा अच्छा परफॉर्म करके जा सकता था। वो तो अच्छा हुआ कि जडेजा नीचे से आके 2-3 ओवर में एक ब्लिस्टरिंग इनिंग्स खेल के गया। जडेजा का भी अभी बहुत रिसेंट पास में उनका भी बैट से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है, जिसके जिसके लिए उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है। वो तो उसके अगर अगर वो नहीं आता तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि सी आई डोंट थिंक विराट कोहली वाज लुकिंग आफ्टर हिज पर्सनल माइलस्टोन। उसको ये था कि कहीं पे कोलैप्स ना हो जाए, उसको ये लग रहा था कि मैं मारने जाऊंगा, कहीं विकेट गिर गई तो बैटिंग खत्म हो जाएगी, 50 ओवर भी नहीं खेल पाएंगे। उसके दिमाग में हमेशा ये होता है कि हम 50 ओवर खेलना है कुछ भी करके। Like he was not thinking कि let's play 46 overs and score 330 runs and go back to the dressing room। उसको था कि अगर हम 320 रन भी करें तो हमको 50 ओवर्स खेलना है, कि वो कॉन्फिडेंस बना रहे कि हम ऑल आउट नहीं हो गए। तो मुझे लगता है कि उसी माइंडसेट से उन्होंने अटैक नहीं करी और उन्होंने एक एंड को पकड़ के रखा। That is what I think about his innings। We both are same बिल्कुल। almost. Why we contraindicate each other? We both are same. I said the same जस्ट द things. I पॉइंट said दैट the आई same हैव things. एडेड इज कि वो एंड में थोड़ा सा हिटिंग कर सकते थे, जो हाँ कि मुझे लगा कि उन्होंने करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी। नहीं, एक्चुअली एक्चुअली मुझे एक मैच याद आ रहा है। एक बार T20 मैच था और वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया। और हम्म। उस मैच में, वो काफी पुराना मैच है, 5-6 साल पुराना मैच, मैं अपने हॉस्टल डेज में देखा था मैंने, 6-7 साल पुराना। तो उसमें वेस्ट इंडीज ने 200 समथिंग हिट किया था और इंडिया रिकॉर्ड बनाने के नजदीक थी कि इंडिया जीत जाएगी, तो एक 240 प्लस आई गेस। हाँ यूएसए में, हम्म। यूएसए में जिसमें केएल राहुल ने सेंचुरी मारा था ना। केएल राहुल ने हाँ हाँ सेंचुरी हाँ। मारा था। केएल। वो अभी केएल राहुल का हाँ जिक्र हाँ, हुआ ना, तो याद है। मुझे याद आया। याद है। धोनी के हाथों में से ब्रेवो मैच को लेकर। एग्जैक्टली। हाँ तो हाँ, लास्ट बॉल में धोनी शायद एक दो ऐसा रन बंदा, चाहिए था। हाँ हाँ, धोनी एक हम्म। ऐसा प्लेयर है जो कहीं भी सिक्स हिट करता है। कोई भी सिचुएशन, कैसा भी बॉलर, कोई भी लास्ट बॉल मतलब धोनी सिक्स। और वहां पे लास्ट बॉल 2 रन, धोनी हिट कट एंड पॉइंट पे कैच वाइड आउट। यॉर्कर। वाइड यॉर्कर हाँ, था, याद आ रहा है मेरे को। वाइड ओवर करता, उसने कट मारा और वो उस पे आउट हुआ, पॉइंट पे आउट हुआ। तो हाँ। कई बार है तो लास्ट में नहीं हो पाता है, कई बार मतलब चाह के भी नहीं हो पाता। स्टार्टिंग में जैसे आपने जिक्र किया कि विराट कोहली आए थे और वो फिफ्थ स्टंप की बॉल को खेल रहे थे। मेरा मानना है, जब हम खेलने जाते हैं, जब पिच पे, जब कुछ समझ में नहीं आता पिच क्या है, कहाँ फील्डर खड़ा है, क्या खड़ा है, उस टाइम हर बॉल रसगुल्ला लगती है, हर बॉल रसगुल्ला लगती है। हाँ। आई बस भाई मारनी है। स्टार्टिंग में 5-7 बॉल नहीं पता होता कहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि कीपर इतना कान में शोर कर रहा होता है,
ठीक है, और अपना जो अपोनेंट खड़ा है वो कहता है भाई भाई इजी है, भाई इजी नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता है क्या क्या कहाँ किया जा रहा है। और फिर बॉलर का रिदम है, वो कब स्लोअर मार रहा है उसका हाथ भी देखना है। तो स्टार्टिंग में वो लगता है कि पांचवी के आगे छेड़ भाई, रिव्यूअर करा रही है छोड़ दे कोई बात नहीं। आपने जो बोला कि 6-7 बॉल पहले सी ऑफ करना चाहिए, ये मैं भी एग्री करता हूँ। बहुत सारे क्रिकेटर्स हाँ ये एग्री करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके बगल में जो बंदा है ना, रौनक, ये पहले बॉल से या चौका मारता था, मतलब अभी भी वैसा ही मारता है। मतलब इसको पहले बॉल में ही अगर बाहर वाला, ऑफ स्टंप वाला, बाहर मतलब फोर्थ स्टंप वाला अगर बॉल मिल जाए ना, तो ये चौका मार देगा। मतलब ऐसा मारना शुरुआत है। करता था। तो अब मैं अभी अपने शो के आखिरी सेगमेंट में आ चुका हूँ, जो हम लोग अभी पिक करेंगे दोनों टीमों से, मतलब इंडिया और नीदरलैंड से, दो एक्स फैक्टर्स जो कल के मैच में, मतलब जो मैच आने वाला है बेंगलुरु में, मतलब भारी पड़ सकते हैं दोनों टीम के अगेंस्ट ही। तो मैं पहले रौनक के पास ही आऊंगा कि इंडिया से यार दो प्लेयर्स पिक करो यार, और नीदरलैंड से भी दो प्लेयर्स पिक करो। जो आपने बोला आर्यन दत्त, क्या आर्यन दत्त कल आप एक्स फैक्टर, मतलब ले आप पकड़ रहे हो उनको? हाँ, जैसे मैंने कहा, आर्यन दत्त इज वन प्लेयर टू लुक फॉरवर्ड टू। और एक और, जो मुझे किसी एक को चूज करना है तो मेरे लिए एक चूज करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैं मेरी नजर रहेगी स्कॉट एडवर्ड्स पे। और उनका एक बॉलर है, क्या नाम है उसका, मीकरन आई थिंक, नहीं मीकरन नहीं, बाज दिलेड, बाज बाज दिलेड। दिलेड। हम्म। हाँ, हम्म। तो मुझे उनका भी देख, क्योंकि बैंगलोर में मैच है आई गेस, तो मुझे देखना है कि कल उनकी बैटिंग कैसे रहती है, बिकॉज आई थिंक ही इज अ नाइस ऑलराउंडर अगेन। और इंडिया से दो एक्स फैक्टर्स। इंडिया से अगेन, जैसे मैंने कहा कि बैटिंग लाइनअप थोड़ा चेंज हो सकता है, तो स्काई कल ऊपर आ सकते हैं, सो आई शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू स्काई। एंड बॉलर्स में से चूज पिक करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और अगर कल जैसे मुझे आपने मुझे नहीं कहा लगता कल कि स्पिनर्स का ज्यादा रोल रहने वाला है। तो मुझे अगर चूज करना है तो मैं बैट्समैन से ही करूंगा। तो एक मैं गिल को देखना चाहूंगा कल एक बड़ी इनिंग्स खेले, क्योंकि उनका कोई 100 बाई इतना इम्पैक्टफुल इनिंग्स इतना आया नहीं है। तो अगर वो कल एक अच्छा सा इनिंग्स खेल देते हैं, अगर उनकी कल सेंचुरी आ जाती है, तो उन सेमीफाइनल से पहले वो टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इट विल मैटर अ लॉट गोइंग इनटू द सेमीज बिफोर दिस बिग गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ओके, सुमित सर, दो फ्रॉम न्यूजीलैंड, दो फ्रॉम इंडिया। न्यूजीलैंड और नीदरलैंड सॉरी सॉरी सॉरी, नीदरलैंड। के खिलाड़ियों का नाम याद नहीं है। एक वो खिलाड़ी है वो लॉन्ग हेयर। वो मैकडाउड, बासडेल है, मैकडाउड। मैकडाउड, मैकडाउड। अच्छा। उसकी ओके। हिटिंग बड़ी अच्छी है क्योंकि वो एकदम बॉटम एंड लेके मारता है। तो एक तो मेरा एक्सपेक्टर वो है नीदरलैंड से, और एक ओके। आर्यन दत्त, सेम सेम माइंड गोइंग विद आर्यन दत्त। और फॉर इंडिया कुलदीप यादव एंड सूर्य कुमार यादव। ओके। ओके, सो काफी सिमिलर चॉइसेस ही हैं। तो अभी देखते कि कल क्या होता है। तो गाइस, मतलब ऑल द वे इंडिया कल, मतलब आप लोग तो पहले ही बोल दिए हो कि इंडिया ही जीतेगा, तो अभी ये पूछ के मतलब टाइम वेस्ट नहीं आई करना। मीन इंडिया को ही जीतना चाहिए, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इंडिया नीदरलैंड से हार जाएगा। हम तो आशा करते हैं कि इंडिया जीते। अभी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू हमें समय देने के लिए सर, सुमित सर और रौनक। फिर से मुलाकात होंगे। सेमीफाइनल आने वाला है और बहुत सारे शोज हम लोग करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। डगआउट डिस्कशन ऐसे ही आते रहेंगे। और अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे आप लोगों का ही शो है, अगर आप लोगों को भी हमारे शो में आना है तो हम लोग को डीएम कीजिए। ये हम लोग बस ऐसे ही हम लोग बातें करेंगे। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। रौनक, थैंक यू मेरे भाई।